नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के आरबी अस्पताल में निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के साथ फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, उनका निधन राजनीति के एक युग की समाप्ति। सरकारी डॉक्टरों को पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए राज्य दे सकते हैं आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का भरवाएं बॉन्ड। उत्तराखंड में पर्यटकों से जुड़े मार्गों पर खोले जाएंगे ऑर्गेनिक उत्पादों से जुड़े आउटलेट। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को दी जा रही है मदद। और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन कल से हो रही शुरू। राज्य सरकार ने परीक्षा के लिए की तैयारियां। परीक्षा केंद्र पर लगे कंप्यूटर रोस्टर के हिसाब से होंगे इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव थे और फेफड़े से जुड़े संक्रमण से जूझ रहे थे। कुछ दिनों से दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। प्रणब मुखर्जी दलगत राजनीति से ऊपर सभी दलों में प्रिय थे। वर्ष 2012 से 2017 तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी का जाना राजनीति के एक युग का अंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। डीआरडीओ राज्य के युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार देने में भी मदद करेगा। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी ने रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 101 रक्षा उपकरणों के विदेशी आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। ऐसे में उत्तराखंड में रक्षा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। डीआरडीओ की लैब को उत्तराखंड में उद्योगों से जोड़ने और सीमांत इलाकों में खेती किसानी से जोड़ने पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को डीआरडीओ में प्रशिक्षण देने और इंजीनियरिंग के छात्रों को डीआरडीओ की देहरादून स्थित आईआरडीए समेत अन्य लैब में इंटर्नशिप कराने पर भी सहमति बनी है। डीआरडीओ केवल रक्षा उपकरण नहीं बल्कि खेती पर भी और तमाम तरह के जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उस पर भी काम करता है, जो कैसे से रोजगार जनरेट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर विचार करता है। और उस संबंध में उनसे बातचीत हुई है जो रेड्डी साहब हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो भी सेंटर उत्तराखंड में हैं उनमें हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उनको हम अप्रेंटिसशिप भी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पीजी पाठ्यक्रमों में इन सर्विस डॉक्टरों को आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई एक अहम सुनवाई में 5 जजों की पीठ ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहे डॉक्टरों को आरक्षण देने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राज्य को गांव और दूरस्थ इलाकों में नौकरी कर रहे डॉक्टरों को पीजी में आरक्षण देने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारी डॉक्टरों को आरक्षण देने के लिए नियम बना सकते हैं। साथ ही सुझाव दिया कि ऐसे लाभार्थियों को 5 साल के लिए ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सेवा देने के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए। राज्य के डॉक्टरों और नर्सों की मांग पर राज्य सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टरों और नर्सों ने कोरोना काल में हर महीने 1 दिन की वेतन कटौती का विरोध किया है। डॉक्टरों का कहना है कि मुश्किल समय में ड्यूटी करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर भी डॉक्टरों ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कहा कि डॉक्टरों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा। चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उनकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने हल्द्वानी में कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बीज खरीद समेत किसानों की अन्य समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन और उद्योग सेक्टर पर कोरोना का असर पड़ा है, लेकिन कृषि, उद्यान और पशुपालन से जुड़े क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं हैं। इस क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा कि इस राज्य में कुल 24,000 बॉक्सेज, जो कोरिगेटेड बॉक्सेज 24,000 किसानों को दिए जाते थे। विगत वर्ष हमारी सरकार के द्वारा पहली बार राज्य सेक्टर में प्रावधान करते हुए 1,83,000 बॉक्सेज बांटे थे। मुझे खुशी है कि मेरा जो कमिटमेंट था कि इस साल हम हर एक किसान को बॉक्स पहुंचाएंगे। इस वर्ष हमने 3 लाख कोरिगेटेड बॉक्सेज अपने किसानों को पहुंचाए हैं। और मुझे खुशी ये भी है कि जहां हमारे किसान पहले हिमाचल की पेटियों में अपना सेब बेचते थे, आज हमें सफलता मिली है कि आज हिमाचल के किसान भी उत्तराखंड की पेटियों में अपने सेब को बेचने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और राज्य में आने वाले पर्यटकों को यहां के ऑर्गेनिक उत्पादों से जोड़ने के लिए यात्रा मार्गों पर ऑर्गेनिक आउटलेट्स बनाए जाएंगे। हम 1300 आउटलेट्स, 1300, 1000 के साथ 300 और 1300 आउटलेट राज्य के यात्रा मार्गों पर, चाहे वो धार्मिक यात्रा मार्ग हो, चाहे वो वीकेंड टूरिज्म के मार्ग हो, और उसके अलावा जो हमारे 10-20 गांवों का एक कस्बा मार्केट होता है, ऐसे मार्गों पर 1300 आउटलेट्स लगाएंगे। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 1 सितंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर लगे कंप्यूटर सिस्टम को रोस्टर के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को देखते हुए जेईई नीट परीक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए। हर केंद्र में छात्रों की संख्या सीमित रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने जेईई नीट की परीक्षा को छात्रों के हित में बताया। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी मुख्यमंत्री से बात की। निशंक ने भी केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आज चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बैठक की। हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे खोले जाने हैं। यात्रा लगभग 1 महीने और 5 दिनों तक चलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड का RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट वाले श्रद्धालु ही यात्रा कर सकेंगे। एक दिन में अधिकतम 200 लोगों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इस बार यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसलिए जिलाधिकारी ने गुरुद्वारा प्रबंधक को बाहर से आने वाले उम्रदराज श्रद्धालुओं को यात्रा पर न आने की सलाह देने को कहा है। यात्रा के दौरान गुरुद्वारों में शारीरिक दूरी, मास्क पहनना और कोविड के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। हेमकुंड के यात्रा मार्ग पर बर्फ पिघल चुकी है। पैदल मार्ग पर डेंजर जोन को दुरुस्त किया जा रहा है। गोविंद घाट से पुलना क्षेत्र तक सड़क मार्ग सुचारू है। यात्रा मार्ग पर बिजली और पेयजल की आपूर्ति बहाल कर ली गई है। इसके साथ ही सफाई, शौचालय, दवाइयां जैसे जरूरी इंतजाम पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आकांक्षी जनपद से जुड़े विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि अब हर 15 दिन के अंतराल पर सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट देखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, कृषि, स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए तय मानकों के आधार पर काम करने को कहा। अन्य विभागों की तुलना में स्वास्थ्य विभाग का कार्य मानकों के अनुरूप नहीं मिला। इस पर जिलाधिकारी ने CMO को 1 सप्ताह में आकांक्षी जनपद के तहत कराए जा रहे कार्यों का डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हमने काफ़ी अच्छा काम किया है इस फील्ड में। हमने देखा कृषि ने भी ठीक काम किया है। जो सबसे खराब कार्य या कह सकते हैं जो अप टू द मार्क कार्य नहीं था वो हेल्थ डिपार्टमेंट का और WCD का। तो उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इसमें वो प्रोग्रेस ले आएँ और अच्छा कार्य करें।
क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर जो काम करने थे विभाग को, उसमें अभी काफ़ी प्रगति धुनी है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण और कुपोषण दूर करने जैसे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों से जुड़े आसपास के गांवों के लोगों की जंगलों पर निर्भरता कम करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के माध्यम से LPG कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। वनों की लकड़ी जलाने की प्रवृत्ति को रोकने और लकड़ी से पैदा होने वाले धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए राजाजी नेशनल पार्क और WWF ने हजारा टोंगिया गांव में LPG कनेक्शन बांटे। राजाजी नेशनल पार्क के वन्यजीव प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि पार्क के हजारा टोंगिया गांव के लोग खेती का काम करते थे। अब पार्क में गांव के लोगों से काम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन लोग अब अभी भी अपने ईंधन के लिए पार्क पर निर्भर हैं। जंगल से पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए आज जो है WWF के माध्यम से ये गैस के वितरण किए जा रहे हैं। वहीं WWF उत्तराखंड के परियोजना अधिकारी पंकज जोशी ने बताया कि WWF राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगलों में बसे लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। इसी के तहत LPG गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ग्रामीण मोहन सिंह ने बताया कि उनके गांव में पार्क प्रशासन ने सोलर लाइट भी दी है। गैस कनेक्शन मिलने से उनकी जंगलों पर निर्भरता कम होने के साथ ही जंगली जानवरों से बचाव भी होगा। काफ़ी समस्याएं थी वन और वन्यजीव से संबंधित। ये लोग जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने के लिए और घास पात लेने के लिए, और कई बार जो है इनको जंगली जानवर यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे कि कई बार इन पे अटैक भी हुआ है। इस तरह की समस्याएं यहाँ पर होती है। दूसरी हमारा प्रयास ये था कि इनकी जो है किसी न किसी तरह से जंगलों पे निर्भरता कम हो, एक क्लीन एनर्जी के रूप पे जो है LPG को यूज़ करें। ये हमारा प्रयास है। ये हजारा टोंगिया जो हमारा सदर्न बाउंड्री ऑफ राजाजी में पड़ता है। पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक के बिजोरा पानी क्षेत्र में दूध और दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जलागम की ओर से निर्बल वर्ग के लोगों को गाय दी गई है। इस योजना से उनकी आर्थिकी मजबूत हुई है। मेलगांव की आरती देवी कहती हैं कि वो घरेलू काम के साथ साथ अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की दालें उगाती हैं। फेडरेशन के माध्यम से उनकी दालें घर से ही बिक जाती हैं। उनको जलागम योजना से एक गाय भी मिली है, वो घी बनाकर बेचती हैं। सर ये दाल है, ये हमारी खेती है और ये हमें परियोजना द्वारा जो भी बीज मिलता है हम उसे अपने गांव में समूह को बांटते हैं, समूह में एक साथ लगाते हैं और ये जो बीज उत्पादन होके जो खेती में होता है वो हम परियोजना में फेडरेशन में बेचते हैं। साथ में घी है, ये सर हमें निर्बल वर्ग में हमें गाय मिल रखी है परियोजना द्वारा, और जो भी ये दूध घी जो भी मेरा जो निर्बल वर्ग के सदस्य हैं ये यहाँ बेचते हैं। ये हमारी डेयरी खुली हुई है परियोजना द्वारा और उसमें बेचते हैं। वहीं मेवा गांव की ही रीना देवी कहती हैं कि उन्हें भी निर्बल वर्ग के तहत जलागम के माध्यम से एक गाय मिली है जो रोजाना 5 किलो दूध देती है। दूध घी बेचकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जैसे पहले तो 1-1 किलो दूध देती थी घर की गाय, जो घरेलू गाय है, और अब जो हमने निर्बल वर्ग से गाय मिली है कम से कम 5-5 किलो दूध देती है। तो सर हम इसमें अपनी आमदनी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सर हमारी दुग्ध समिति खुली है, बरसुन दुग्ध समिति बिजोरा पानी में, तो हम वहाँ दूध को बेचते हैं 40 रुपये किलो के हिसाब से। 1 किलो दाल भी अगर घर में बचती है फालतू तो हम फेडरेशन में बेच देते हैं। हल्दी है, हमने हल्दी का भी क्लस्टर बना रखा है। यूनिट अधिकारी सत्यपाल सिंह रावत बताते हैं कि क्षेत्र में दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्बल वर्ग के लोगों को चिन्हित कर उन्हें गाय दी गई। दूध के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए जलागम की ओर से बिजोरा पानी में पनीर, दही, घी, मावा बनाने वाली मशीन लगाई गई है। किया जब इस दौरान कि यहाँ पे जो है दूध का उत्पादन भी बढ़ रहा है। जब दूध का उत्पादन बढ़ रहा है तो फिर ये हुआ कि इस दूध को क्यों ना जो है यहाँ पे स्थानीय स्तर पर इकट्ठा करके और इसका जो है प्रोसेस किया जाए। तो इसके लिए फिर जो है गांव में जो है हमने समितियाँ बनाई, जो दुग्ध समितियाँ थी, और फिर इनको फेडरेट करके हमने एक फेडरेशन बनाया और इस फेडरेशन को फिर हमने दूध को जो प्रोसेस करने के लिए हमने जो है उपकरण दिए,
हमारे जो प्रोजेक्ट ने, और इसके द्वारा जो है फिर ये पनीर बना रहे हैं यहाँ पे, जो है ये इसका घी बना रहे हैं, और ये बद्री घी जो है इसका आप जानती हैं कि काफ़ी जो है मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।